साहब, वैसे तो सेहत है तो ज़िंदगी है और बहुत सी ऐसे डॉक्टर्स के पास हम कंसल्ट करते हैं अपनी सेहत को बेटर रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, चाहे वो ग़िज़ा है, चाहे वो दिल है, चाहे वो आपके गुर्दे हैं। आप हमेशा कोशिश करते हैं कि इंसानी जिस्म जो है वो बिल्कुल सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त रहे, लेकिन कई दफ़ा हम इग्नोर कर देते हैं अपने दांतों को। अब दांतों का इलाज जहाँ पर हर तरह का मौजूद है, वहीं पर दांतों का दर्द भी बहुत बुरा होता है, लेकिन कई दफ़ा हमें शायद अवेयरनेस नहीं होती, हम इग्नोर कर देते हैं। उसकी हिफाजत किस तरह करनी है, कौन सी वो छोटी छोटी टिप्स हैं, क्या कितनी दफ़ा हमारे पास इतना टाइम होना चाहिए कि हम अपने डेंटिस्ट के साथ विजिट को स्केड्यूल कर सकें, कब कब ये ज़रूरी होना चाहिए। इस तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सलीमा नवीद साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा पहले तो आपके वक्त का। दांत आपके चेहरे का एक बड़ा बुनियादी हिस्सा है। दांत खूबसूरत होंगे, आपकी स्माइल अच्छी होगी। आजकल बड़ा फोकस किया जाता है अच्छे खूबसूरत और वाइट दांतों के लिए, बल्कि उस दिन मैं ऑनलाइन देख भी रही थी कि कुछ ऐसी चीज़ है जो आप बाहर लगा के चले जाएं और आपके दांत जो है वो वाइट हो जाते हैं, पिक्चर्स वगैरह अच्छी आ जाती हैं। ब्रेसेस आजकल की बच्चियों को रेकमेंड हम करते हैं, बच्चों को करते हैं कि उनके दांत पीछे की तरफ चले जाएं। मुझे बताइएगा, अक्सर लोगों को नहीं पता होता और फिर उनकी एज गुजर जाती है। किस एज में जो है ये सही तरीके से तशखीस हो जानी चाहिए कि आपको ब्रेसेस रिक्वायर्ड है? अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि अगर आप लाइफ में बचपन से जब आपके दूध के दांत होते हैं, हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर दूध के दांत आपके बिल्कुल अलाइंड हो तो शायद आपको आगे जाकर परमानेंट टीथ जब आते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती ब्रेसेस की। लेकिन अगर चूंकि बच्चों के अंदर ये आदत होती है कि थंब सकिंग करना, यानी उंगलियों को मुंह में डालना, या आम लोगों में ये भी बहुत आम तौर पे देखा गया है कि पेंसिल को मुंह में डालना, कोई भी ऐसी चीज़ चबाना दांतों के दरमियान, या फिर कोई रैपर खोलना, कोई बिस्किट का पैकेट खोलना दांतों से, तो ये दांतों की मदद जब ली जाती है ना, तो उसकी वजह से हमारे दांतों के दरमियान गैप्स आ जाते हैं, जिसे हम डायस्टिमा कहते हैं, मिड लाइन डायस्टिमास आ जाते हैं। गैप्स आने के बाद आगे पीछे दांत लग जाते हैं, जैसे कि क्राउडिंग जिसे हम कहते हैं। अब ये क्राउडिंग कैसे होती है? जैसे कि आपने कोई भी दांत को प्रेशर दिया अपनी जबान से, या आपका दांत अगर निकल गया दूध का, तो परमानेंट जब टीथ आता है तो वो आगे पीछे दांतों को जो है ना एक तरह से जगह नहीं मिल रही होती है, तो परमानेंट टीथ क्या करते हैं कि वो एक और दूसरे आगे पीछे दांतों के ऊपर अलाइंड कर जाते हैं और इस तरह वो क्राउडिंग में बिल्कुल शो कर रहे होते हैं दांतों को। अब जब क्राउडिंग हो गई तो आपकी स्माइल भी क्लियर नहीं है, आपके दांत भी आगे पीछे हैं, तो उस सूरत में हम पेशेंट्स को बाकायदा उनकी प्रोफाइल्स चेक करते हैं कि वो किस एज तक उनकी जो है वो एक हम ये चेक कर रहे होते हैं एक्चुअली सेफ के जरिए, जो हमारे स्कैन होता है कि कब तक ग्रोथ स्पर्ट जो है उसका अब चलेगा। फॉर एग्जांपल, लड़कियों में ग्रोथ जल्दी खत्म हो जाती है, लड़कों में थोड़ा लेट खत्म होती है, तो हम कहते हैं कि 13 से 14 साल तक की जो औरतें हैं, बच्चियां हैं, वो जल्दी करवा लें अगर ब्रेसेस, तो जल्दी काम हो सकता है। लेकिन अगर बहुत लेट करवाएंगी तो ग्रोथ बंद हो जाती है, तो हमें कोई भी अगर इफेक्ट देना होगा जॉ को मूवमेंट्स में या दांतों को मूवमेंट्स में, तो वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। और लड़कों में हम ये कहते हैं कि 15 से 16 साल तक की उम्र तक यानी कर लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ या बड़ा हो गया हूँ तो मैं कभी भी नहीं करवा सकूंगा ब्रेसेस। इट्स नेवर लाइक दैट। आपका पूरा एवेल्युएट होता है। हो सकता है अगर अभी भी कुछ गुंजाइश हो आपके ग्रोथ स्पर्ट में, आपके सेफेलोग्राम्स जो हमारे एक्सरेज होते हैं उसमें हम असेस करते हैं कि अगर तो इस पेशेंट के अंदर कैपेसिटी है तो हम उसके ब्रेसेस को अलाइन कर सकते हैं। अब ये कुछ कहना चाहिए 1 साल से 2.5 साल तक का जो है पूरा एक वो होता है पीरियड, जिसमें 1 मंथ के बाद आपके फॉलोअप्स होते हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा करके हम आपके दांतों को मूवमेंट दे रहे होते हैं। इसमें रिमूवेबल भी ब्रेसेस होती है, फिक्स्ड भी होती है। Yes. अब ये है कि बहुत सारे कंसर्न होते हैं कि हम क्यों वायर शो करें, हमें वायर शो करना नहीं है, एस्थेटिकली इतना प्लीजिंग नहीं है, खूबसूरत मैं नहीं लगूंगा या लगूंगी, तो फिर उस सूरत में हम उनको ऑप्शंस देते हैं कि यू कैन हैव दी कलर्ड ऑफ योर टूथ वाले रिटेनर्स, या फिर आपके वाइट कलर के लाइनर्स होते हैं। अब लाइनर्स क्या करते हैं कि दे आर ट्रांसपेरेंट, दे आर वाइट कलर्ड, और सफ़ेद रंग की सी होता है कि आपने उसको पहना भी होगा तो पता नहीं लगता, और आपकी स्माइल बिल्कुल वैसे लगती है जैसे आपके नेचुरल टीथ होते हैं। और दूसरा ये तरीका होता है कि हम रिटेनर्स जो देते हैं, जो आपकी जब पूरी तरह ऑर्थो की ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है तो उसके बाद चांसेस होते हैं कि आपके दांत शायद अपनी फिर से वही शक्ल इख्तियार कर ले जो वो पहले थे, तो उस चीज़ को हम एक तरह से स्टेबलाइज करने के लिए रिटेनर्स देते हैं ताकि वो रिटेन करे उसी पोजीशन पे जिस पे आपकी ट्रीटमेंट खत्म हुई है। तो वो रिटेनर्स भी ट्रांसपेरेंट होते हैं और उसमें ये होता है कि हमारे वायर वाले भी होते हैं रिटेनर्स जो हम लिंगुअली देते हैं, दांतों के अंदर देते हैं। तो उसमें ये होता है कि पेशेंट को हम ये कंप्लायंस कहते हैं कि बिल्कुल आपने प्रॉपर ब्रशिंग करनी है। ये नहीं होता कि आपने औरतों के बाद बिल्कुल काम खत्म कर लिया।
उसके बाद मुझे लगता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि अब डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो वही हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। स्केलिंग है, स्टार्ट भी आपकी स्केलिंग से होती है जब ये ट्रीटमेंट होती है, और एंड भी। कई लोग अक्सर स्केलिंग पे तवज्जो नहीं देते या फिर स्केलिंग नहीं कराते, कभी भी नहीं कराई होती। कितनी ज़रूरी है स्केलिंग और कितने अरसे बाद ज़रूरी है? अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं सबसे पहले एक मिथ को डिबंक करूंगी इसी बात से। काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं क्लिनिक में भी और ये शिकायत करते हैं कि मैं अगर स्केलिंग करवा लूँगा तो मेरे दांतों में सेंसिटिविटी आ जाएगी। इट्स नेवर लाइक दैट। तो इसको तो डिबंक करना है मुझे आज के। आपकी हाइपर सेंसिटिविटी आपकी ही कोई गलती की वजह से आती है। अब वो बहुत सारी सूरत हाल हो सकती है कि भाई आपने शायद बहुत ज़्यादा क्लेंच किया, दांतों को बहुत पीसते हैं आप, बहुत सारे लोग स्ट्रेस में होते हैं तो दांतों को घिसते हैं, या बहुत तेज ब्रश करते हैं हॉरिजॉन्टली, हालांकि हम कहते हैं कि राउंड मोशन में ब्रशिंग करनी चाहिए। यही वजह होती है कि आप सॉफ्ट ब्रश लें, स्लो मोशन में, और राउंड ब्रश लें। 2 मिनट दें अपनी ब्रशिंग को, और प्रॉपर तरीके से अगर आप करेंगे तो स्केलिंग को भी शायद आपको कभी ज़रूरत ना पड़े। अब अगर आपकी स्केलिंग की सूरत हाल बन गई है, आपकी प्लाक, कैलकुलस, आपके जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, आपकी स्टेनिंग्स होती हैं येलो, या आपके हार्ड कैलकुलस जो मटेरियल हार्ड पड़ा होता है आपके दांतों पे, उन सबको निकालने के लिए ज़रूरी है कि आप स्केलिंग करवाएं। अब स्केलिंग से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप जब क्लीन करवा लेते हैं अपने दांतों को तो एक क्लियर क्लीन आपको ब्रीदिंग भी मिलती है। काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं हेलिटोसिस की शिकायत के साथ आते हैं, बेड ब्रीदिंग की, तो वो बात करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनके मुंह से बदबू आ रही है, तो एक सोशल एम्बेरसमेंट में भी आ जाते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि आप स्केलिंग करवाएं, अपनी क्लीननेस रखें, और उसके बाद माउथ वॉशेज़ और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें, और सिर्फ दांतों पे नहीं बल्कि ज़बान पे भी ब्रश करना लाजमी है ताकि आपकी ब्रीदिंग भी क्लीन हो। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अब तो मेरे ख्याल से न्यू ट्रेंड है दैट द टीथ वाइटनिंग इज़ कमिंग अप। वो अब बहुत ज़्यादा लोग उस चीज़ की तरफ भी आ गए हैं, तो स्केलिंग तो करवानी ही चाहिए। और 6 मंथ्स अगर आप नहीं करवा सकते तो 1 ईयर में हम रिकमेंड करते हैं कि यू शुड गेट इट डन। और टीथ वाइटनिंग जिसका आपने जिक्र किया, वो उससे कितना अरसे का वो प्रोसीजर है, कितना अरसा वो रहता है? ओके, अच्छा, अब टीथ वाइटनिंग के लिए मेरे थोड़े से इसके अंदर ये मेरा एक ओपिनियन है, कुड बी वेरी फ्रॉम अदर डेंटिस्ट एज वेल, लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को इतना रेकमेंड नहीं करती। हम जब तक हम कहते हैं कि आप अपने दांतों को स्केलिंग के थ्रू सेव कर सकते हैं, करें। टीथ वाइटनिंग का एक सिर्फ फ़ायदा ये है कि यू गेट द अब्रप्ट रिजल्ट्स, बहुत जल्दी आपकी वाइटनिंग हो जाती है बिकॉज इट्स अ ब्लीचिंग। सो ये है कि इसका रिजल्ट 2-3 महीने तक भी रहेगा, कुछ ज़्यादा भी रह सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर हाइजीन, कितना आपका टी का इंटेक है, चाय कितना पीते हैं आप, कॉफ़ी कितना पीते हैं, जूस का इंटेक कितना है, कितने टाइम बाद आप ब्रश कर लेते हैं खाने के बाद। लाइक अ फेशियल दैट यू आर डूइंग टू योर टीथ, राइट? यस। तो जितनी देर उसके रिजल्ट्स रहेंगे और इंटेक आपका कम रहेगा उतना ही रहेगा। अच्छा, बच्चों के छोटे बच्चे जो हैं उन्हें किस तरह, माएँ अक्सर होती हैं कि दूध के दांत नहीं अभी निकल रहे, तो जो दूसरे दांत हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, फिर छोटे बच्चों की वाइटनेस का अंदर कोई प्रॉब्लम होता है, मैं चाहूँगी इस पर भी थोड़ा आप हाईलाइट करें। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। अगर बचपन में ही बच्चे अपने दांतों का खास ख्याल माओं के थ्रू या पेरेंट्स दोनों अगर रख लें बच्चों का ख्याल, तो मेरे ख्याल से आगे जाकर जब उनके परमानेंट टीथ आते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। इनिशियली हम रिकमेंडेशन यही देते हैं बच्चों को कि आप जब बच्चा पैदा होता है तो ऑफकोर्स अपनी माँ के दूध पे होता है, तो इनिशियल ईयर्स में वो तो खुद ब्रश नहीं कर सकता, उसके दांत भी नहीं आए होते हैं, और 6 माह में फर्स्ट दांत आता है जो कि नीचे वाला दांत होता है, इंसाइजर जिसे हम कहते हैं। तो हम पहले उसे कहते हैं कि माँ के दूध पे जब वो उसको सारी चीज़ें मिल तो रही होती हैं, लेकिन क्या होता है कि ज़बान पे या मुंह के अंदर सफ़ेदी रह जाती है, यानी कि वो क्लीन नहीं हो रहा होता है मुंह। तो उसमें ये होता है सूरत हाल कि वो थ्रश की जो है वो शक्ल इख्तियार कर जाता है, तो फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है। बच्चा कह तो नहीं सकता लेकिन वो रोता रहता है। तो आप देखेंगे कि उन बच्चों में खुसूसन तौर पर हम देखते हैं कि सफ़ेदी आ जाती है। डॉक्टर्स जब हम डेंटिस्ट देख रहे होते हैं तो हम फ़ौरन से माओं को ये कहते हैं कि इनकी ब्रशिंग ही नहीं हुई है ज़बान की या मुँह की। तो कैसे अब करेंगे? अब लोग कहेंगे दांत तो होते नहीं है तो हम कैसे करेंगे? तो तरीका ये होता है कि गॉज होता है हमारे पास जो एक कॉटन की तरह का होता है, जिसे जब बैंडेज आप कर रहे होते हैं उस टाइम पे आप रखते हैं। उस गॉज को अच्छे पानी, नीम गर्म पानी से आप जो है वो उसे गीला करें, बॉइल्ड, और फिर बच्चे की जो ज़बान है उसको आराम से साफ़ करें रोज़ाना 2 टाइम। और इसी तरह गालों पर उसके जितने भी सॉकेट्स हैं, जितने रिजेस हैं जहाँ पे दांत आते हैं हमारे, वहाँ पे मसूड़े पे करते रहें, ताकि वो एक बच्चे की हैबिट बन जाए। बच्चे की जो भी वो दूध पीता है, क्योंकि उसकी ग़िज़ा तो सिर्फ दूध है, तो उसके बाद फ़ौरन से उसको सफाई मिलनी चाहिए। अब जब बच्चा बड़ा हो गया आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर आपने चावल के दाने तक उसे एक हमारा बहुत फेमस प्रोटेक्ट ABC पेस्ट है, और बच्चों के अभी माशाल्लाह कोलगेट के अंदर भी आ गए हैं, और भी ब्रांड्स में बहुत सारे आ गए हैं। उनके अंदर हम कहते हैं कि चावल के दाने तक का पेस्ट ले लें, और वो क्योंकि हमें ना ज़्यादा फ्लोराइड देना है बच्चे को, ना ज़्यादा कुछ और आइंस देने, तो हम कहते हैं
हैं कि लिमिटेड मिनरल्स वाला पेस्ट बच्चों के लिए आप लें और उसे सॉफ्ट ब्रश से ब्रश करवाएं। अगर शुरू में बच्चा ब्रश नहीं हैंडल कर सकता, उसे उंगली से सिखाएं। उंगली के बाद दांत आहिस्ते आहिस्ते आने लगे तो ब्रश पे जाएं। तो ये स्टेप्स होते हैं, गॉज से आपने उंगली पे और उंगली से आपने ब्रश पे जाना है। फिर बच्चा जैसे बड़ा होता है तो आपने उसकी ग़िज़ा पे प्रॉपर ध्यान देना है कि आपने उसको कैंडीज, चॉकलेट्स और ये जो आइसक्रीम्स, उससे अट्रैक्ट नहीं करना बच्चों को। अब आपने उसको क्या करना है, हैबिट, उसको अगर रिवॉर्ड के थ्रू आप देना चाहते हैं, जाहिर सी बात है हर चीज़ से हम सभी पेरेंट्स से हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको रिवॉर्ड के उसमें देना है कि अगर कभी कभी वो ले लेता है तो ठीक है, ताकि इम्यूनिटी भी उसकी बिल्ड हो उसके अगेंस्ट। लेकिन ये किसका मतलब ये नहीं है कि वो खा के और वो क्लीन ना करे। हमारी हैबिट ये होनी चाहिए कि खाने के आधे घंटे बाद फ़ौरन से बच्चे को कुली करने की आदत होनी चाहिए। और आइदर 2 times ब्रशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी किड। ठीक है डॉक्टर साहब, और एक बड़ा मसला है विजडम टूथ का, और बड़ा पेनफुल ये रहता है। अक्सर कई लोग पेन बर्दाश्त करते रहते हैं और विजडम टूथ को रखे रखते हैं नहीं, लेकिन जब पेन अनबेरेबल हो जाती है तो निकलवाने पड़ते हैं। बेहतर तरीका क्या है कि अगर वो कुछ नहीं कह रहे सो उसको रिटेन किया जाए? अच्छा, हमारे पास एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये बात देखी गई है कि 90% लोगों में जो है ना थर्ड मोलर जो है वो एक्सट्रैक्ट ही किया जाता है। अब इसका एक खास रीज़न क्या है कि थर्ड मोलर करता क्या है। देखिए, अल्लाह ताला की तरफ से कोई दांत है तो ज़रूरी है उसका कुछ तो काम होगा ही हमारे जबड़े के अंदर, ऐसे नहीं होगा कुछ। अकल की दाढ़ अगर आपको जब तक तंग नहीं करती है तो तब तक आपको एक्सट्रैक्ट नहीं करवानी चाहिए, लेकिन जब मैं आपको सूरत हाल बताऊंगी कब आपको एक्सट्रैक्ट करवाना चाहिए। सबसे फर्स्ट थिंग, जब आपकी बहुत लिमिटेशन है ओपनिंग में माउथ की, यानी अगर आप कहते हैं कि मेरा जबड़ा, मेरा मुंह नहीं खुलता खाना खाते वक्त, तो ये एक फर्स्ट सूरत हाल है कि वो डेफिनेटली थर्ड मोलर होगा, ये जबड़े का कोई मसला होगा, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। तो उस टाइम पे आपने थर्ड मोलर को एक्सट्रैक्ट करवाना है। सेकेंड चीज़, अक्सर हमारी अक्ल की दाढ़ के ऊपर हमारा मसूड़ा आ जाता है, जिसे हम कहते हैं पेरिकोरोनाइटिस। वो इतना इन्फ्लेम्ड होता है, इतना सूजन वाला होता है कि वो आपको चबाते वक्त भी दर्द देता है। वो तो उसमें आप कुछ खा ही नहीं सकते, और जब आप मुंह खोलते हैं तो वो स्ट्रेच करता है आपके मसूड़े को या आपके सॉफ्ट टिश्यू को। तो उस सॉफ्ट टिश्यू को हटा दें, अगर उसके बाद आपको रिलीफ मिल जाता है तो आप थर्ड मोलर को सेव कर सकते हैं, अदरवाइज उसको एक्सट्रैक्ट करें। तीसरी सूरत, अगर आपको अकल की दाढ़, आपके आगे वाले दांत, यानी कि थर्ड मोलर से पहले होता है सेकंड मोलर, 3 मोलर्स हमारे पास होते हैं, अगर उसको कहीं तंग कर रहा है, उसको कहीं केरीज कर रहा है, कहीं उसको प्रेशर कर रहा है, उसका काफ़ी फोर्स होता है थर्ड मोलर का, तो उस सूरत में आपको उसको एक्सट्रैक्ट करवा लेना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये 18 से 25 ईयर्स ऑफ एज में आता है, इरप्टिंग एज होती है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी एज के बाद आ सकता है, लेकिन डिपेंड्स ऑन दी स्पेस। अगर आपकी जबड़े में स्पेस तो पहले आ जाएगा, अगर वो आ गया तो हम ये कहते हैं कि वो अगर तंग कर रहा है आगे पीछे दांतों को, तो डेफिनेटली उसको एक्सट्रैक्ट करवा लेना चाहिए। उसके तरीके भी बहुत सारे हैं, सिंपल भी एक्सट्रैक्ट होता है, अगर उसकी अलाइनमेंट्स आगे पीछे हैं तो फिर हम उसको सर्जिकल भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अभी तो टेक्निक्स आ गई, लेज़र सर्जरीज हो रही हैं आजकल, लेज़र के थ्रू भी एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो जदीद है हमारे पास सारी चीज़ें जिसके थ्रू हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। कुछ घरेलू चीज़ें, दर्द जब आपको हो रही हो या ठंडा गर्म महसूस हो रहा हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप घर पे कर सके और उससे बच सके, वो क्या हो सकती हैं? सबसे पहले तो हम क्लोव ऑयल बहुत कहते हैं, और उससे वाकई वर्क किया है। मैं जब डेंटिस्ट नहीं भी बनी थी तो मैं भी खुद भी यही किया करती थी। तो क्लोव ऑयल जो होता है, जिसे हम कहते हैं लौंग का तेल, लौंग को आप डाल लें ऑलिव ऑयल के अंदर, उससे पका लें, और जितनी देर तक उसका पूरा अर्क ना निकल आए, जैसे आप उसको बर्न करेंगे, जब वार्म करेंगे तो वो डेफिनेटली पूरे रूम में आपकी खुशबू कर देगा, तब आपको पता लग जाएगा पूरी तरह पक चुका है। उस तेल को अच्छी तरह कॉटन के उससे या कॉटन बड से आप लेके दांत जहाँ पे दर्द है आपको वहाँ लगा लें, तो यू विल फील कि वो पेन वाकई चला गया। ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई चीज़ जो वाकई वर्क करती है। दूसरी चीज़ हम कहते हैं वाइटनिंग की, भी हमने बात की थी, उसके भी हवाले से एक मिथ, वो एक हमारे पास एक आ गई है, मिथ तो नहीं है, बहरहाल ये एक टेक्निक ही है जो घर के अंदर आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बेकिंग सोडा जो है उससे जो है वो ब्रशिंग करते हैं वाइटनिंग के लिए, और मैंने वाकई लोगों में देखा है कि वो वर्क करता है। तो काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे, और कुछ डाइट्स भी होती हैं जिसके थ्रू हमारे दांत जो है वो क्लीन होते हैं। फॉर एग्जांपल कक्यूम्बर है, टमाटर है, उससे हमारा सलाइवा पैदा होता है, सलाइवा आपका क्लीन करता है आपके दांतों को, तो वो कहते हैं कि इट्स अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट फॉर यू, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द डाइट एज वेल। तो आजकल आप देखती हैं जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, सबसे ज़्यादा किस मसाइल के साथ आते हैं? हमारे पास सबसे ज़्यादा आते हैं रूट कैनाल के पेशेंट्स, जो कि कीड़े लग जाते हैं जिनके दांतों में, और ये कॉमन प्रॉब्लम इसलिए कि हम बहुत ज़्यादा डिले करते हैं अपनी फिलिंग के पार्ट को। पहले शुरू में बिल्कुल छोटा सा कीड़ा होता है तो हम फिशर सीलेंट्स करते हैं, जो कि एक माइनर सी फिलिंग होती है, और बाहर के मुल्कों में देखा गया कि लोग इतने से कीड़े को भी जो है ना फ़ौरन से रिस्टोर करवा लेते हैं, फिलिंग करवा लेते हैं, जिसे हम फिशर सीलेंट्स कहते हैं। छोटी छोटी जगहों पे हम वो फिलिंग रखते हैं, फिर अगर नहीं करवाते हैं काम आप, तो वो फिलिंग का केस बन जाता है। अगर आप फिलिंग नहीं कराते तो वो रूट कैनाल का केस बन जाता है, और अगर आप रूट कैनाल नहीं कराते तो वो एक्सट्रैक्शन का केस बन जाता है। तो ये स्टेजेस हैं।
आपकी नेग्लिजेंस की वजह से वो एक स्टेज में जो एक्सटेंशन हो जाती है। तो हम बहुत रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को कि प्लीज़ अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, ज़्यादा गोश्त वगैरह खाते हैं तो फ्लॉसिंग करें और ब्रशिंग करें। अगर माउथ वॉश नहीं कर सकते इट्स ओके, लेकिन आप नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसकी कुलियाँ करें, वो भी एक नेचुरल हमारे पास गशिंग होता है पावर उसके अंदर। तो ये तौर तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम कहते हैं कि पेशेंट्स अपनी प्रोटेक्शन, अपनी केयर कर सकते हैं। अदरवाइज फिर वो रूट कैनाल में हो जाते हैं और फिर रूट कैनाल की स्टेट बहुत पेनफुल होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ये होता है कि हम बच्चों को ये देखते हैं कि कई पेरेंट्स समझते हैं बहुत मीठा खाने से भी दांत खराब हो जाते हैं, फिर कई लोग कहते हैं ये मिथ है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, वरना हर चीज़ ही डैमेज हो। ये मीठा वाकई बहुत ख़राब करता है दांत? अच्छा, एक्चुअली ऐसा है कि हमारे मुंह के अंदर ऑलरेडी बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन जो आप केरीज किस तरह पैदा होती है इसका एक पूरा सिस्टम है पीछे। जब आप कैंडीज खाते हैं तो स्टैफ ऑरियस जो आपके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं दांतों के अंदर, और म्यूटेंट्स होते हैं, स्टैफ म्यूटेंट्स वगैरह, ये सब वहाँ पे और जन्म लेते हैं। उसको ये एक्चुअली प्रमोट करता है। जो प्रमोट करता है तो वहाँ पे, क्योंकि कैंडीज आपने देखा होगा बिल्कुल स्टिकी होती हैं, वो दांतों से हटती नहीं है, तो क्या होता है कि वो अपनी जगह पे काम करना शुरू करती हैं। तो जैसे आप समझ लें कि हैमर करती हैं हमारे दांतों को। जब तक आप पूरी तरह उसको जगह नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे दांतों की 3 लेयर्स होती हैं। एक हमारा इनेमल होता है जो बिल्कुल ऊपर होता है, फिर नीचे डेंटिन होता है, फिर पल्प होता है। तो ये पल्प तक जब पहुंच जाती हैं तो ये रूट कैनाल का केस बन जाता है और आप दर्द की शिकायत करते हैं। तो ये एक स्टेजेस वाइज होता है। आप कितना ज़्यादा कितना ज़्यादा मीठा खाते हैं और उतना ज़्यादा उस पर असरअंदाज होता है। एक चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि काफ़ी मरतबा पेशेंट्स हमें शिकायत करते हैं कि हमें मीठा खाने के बाद ठंडा गर्म लगता है। अब वो एक और रीज़न ये भी होता है कि क्योंकि वो डेंटिन के अंदर हमारे पास डेंटिनल टिब्यूल्स होते हैं जो कि सेंसिटिविटी को एक्सेप्ट करते हैं, बताते हैं कि मुझे ठंडा गर्म लग रहा है, और उसके बाद पल्प आ जाता है जहाँ पे हमारी नसें होती हैं, ठंडा गर्म महसूस करती हैं वो। तो ये दोनों हमारे लिए इतनी क्रिटिकल होती है कि अगर यहाँ पर हम एक्सपोज कर गए ना कोई भी चीज़ को, तो वो कभी भी पेशेंट जो है वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो हम टाइमली तो कहते हैं चलें हम पेन किलर्स ले लेते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, चला रहे होते हैं, लेकिन जब वो दांत के दरमियान जो फर्केशन पॉइंट होता है वहां तक पहुंच जाते हैं तो फिर हम बचा भी नहीं सकते उसे और हम एक्सट्रैक्ट करवाते हैं। फिर वो ब्रिज के चक्रों में चले जाते हैं, इम्प्लांट्स के सिस्टम में चले जाते हैं, और ये एक सीक्वल ही है। हमारे पास ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस तो बहुत है, लेकिन पेशेंट का एक्सपेंस भी इसमें फिर बहुत ज़्यादा इंक्लूड होता है। अच्छा, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि डेंटिस्ट के पास जाके जो सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। इसकी क्या वजह है? जो मटेरियल्स आप यूज़ करते हैं वो एक्सपेंसिव हैं या वाकई सारे डेंटिस्ट ने फीसेस बढ़ा दिए हैं? एक्चुअली मैं टू बी वेरी फ्रैंक एक बात करूँगी कि हाँ, डेंटिस्ट्री इज़ वेरी एक्सपेंसिव फील्ड, बट बिकॉज उसकी चीज़ें इतनी ज़्यादा मैं कहूँगी बाहर से भी होती हैं और इम्पोर्टेड भी होती हैं, और उसमें रिक्वायरमेंट ही इतनी होती है कि आप उसको हेल्पलेस होते हैं मतलब करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बात की इम्प्लांट्स की, इम्प्लांट एक्सेल्फ आप देखेंगे तो स्विस के इम्प्लांट्स हैं, बेल्जियम के इम्प्लांट्स हैं, तो वेरीड हमारे पास क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत आगे पीछे ही उसकी चार्जेस होती हैं। अब इम्प्लांट हम तभी करेंगे ना जब आपका दांत ही वहाँ पे नहीं है, इधर आप साइडों को, दांतों को नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं फॉर दी ग्राइंडिंग और ब्रिज नहीं करवाना चाह रहे हैं, और आपसे उसी स्पेस में काम करवाना चाह रहे हैं, तो ऑप्शंस आपको बेस्ट चाहिए तो वो बेस्ट मनी भी रिक्वायर्ड होता है। तो डेफिनेटली डेंटिस्ट्री इज़ इवॉल्विंग फील्ड, एवरी अदर सेकंड कोई न्यू चीज़ आ रही है, और उसकी वजह से जब पेशेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो एक नई जदीद कोई चीज़, टेक्नोलॉजी इंक्लूड कर दी जाती है। तो आई बिलीव बेहतर है कि खर्चों से बचें और अपना ख्याल रखें। दैट इज़ दी कंक्लूजन ऑफ दिस। बिल्कुल जी, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, दांतों की सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। और डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और इसके साथ ही हम यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक।